बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग और एक इंतहाई अहम रियल एमरजेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइमली और प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो जानवर की इस केस के अंदर अक्सर औकात मौत वाक़ई हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स, जिसको आम ज़ुबान में जानवर का पीछा मारना कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जानवर बच्चा देने के बाद उसकी जो बच्चादानी है वो उसकी सर्विक्स के रास्ते बाहर आ जाती है। तो हम आज के सेशन में जो प्रोलैप्स है, यूट्राइन प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है या बच्चादानी का बाहर आ जाना जो है, इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, जानवर क्यों पीछा बाहर निकाल लेता है, कौन कौन सी काजेज़ हैं, और उसके बाद कि अगर जानवर पीछा बाहर निकाल लेता है तो आम फार्मर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो डॉक्टर हजरात हैं, पैरावेट स्टाफ हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये एक कंबाइंड सेशन है। ये इस सेशन में फार्मर्स के लिए भी डिस्कशन होगी और जो हमारे पैरावेट स्टाफ है, वेटनेरियंस हैं, उनके लिए भी एक प्रॉपर डिस्कशन होगी, ताकि जानवर की जो लाइफ है उसको टाइमली बचाया जा सके। सबसे ज़्यादा केसेस यूट्राइन प्रोलैप्स के बफलो के अंदर देखे जाते हैं और उसके बाद गाय के अंदर। तो बफलो के अंदर या गाय के अंदर जानवर जो पीछा मारते हैं उसकी कौन कौन सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि जो पीछा मारने का अमल है या यूट्रस का प्रोलैप्स है, इसका इंसिडेंस कब होता है। जानवर बच्चा देने के 48 घंटे के अंदर अंदर, ज़्यादातर केसेस के अंदर जानवर बच्चा देने के बाद बच्चादानी जो है वो बाहर निकालता है, क्योंकि बच्चादानी के अंदर जब तक जानवर का बच्चा मौजूद होता है, फीटस उसके अंदर होता है, तो जानवर विजाइनल प्रोलैप्स करता है। ठीक है, वो अपनी जो छोटे पेशाब वाली जगह है उसी को बाहर निकालता है। लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो यूट्रस जो है वो खाली हो जाती है। तो सोने के बाद, बच्चा देने के बाद यूट्रस का प्रोलैप्स जो है, जानवर का जो बच्चेदानी का बाहर निकालना है, उसका इंसिडेंस, उसका ख़तरा ज़्यादा होता है। तो इसमें होता क्या है कि जानवर की जो बच्चेदानी है वो उलटकर बाहर आ जाती है। इवर्शन ऑफ यूट्रस होता है कि जो जानवर की बच्चेदानी का अंदर वाला हिस्सा है वो बाहर आ जाता है, जानवर की बच्चेदानी के मुंह से बाहर आ जाता है और वो छोटे पेशाब वाली जगह से मुतराके से बाहर आ जाता है। तो इस कंडीशन को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं कि जानवर की बच्चेदानी जो है वो बाहर आ गई है। अब अगर ये केसेस एक आउटब्रेक की शक्ल में आ रहे हैं, कभी कभार तो केसेस देखने में बहुत सारी उसकी वजूहात होती हैं कि बहुत सारे ऐसे असबाब होते हैं जिसकी वजह से जानवर जो है वो पीछा मार देते हैं, बच्चेदानी बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एक एरिया के अंदर या एक फार्म के ऊपर बहुत सारे जानवरों में डिलीवरी सीज़न के दौरान, काविंग सीज़न के दौरान बहुत ज़्यादा जानवरों के अंदर पीछा मारने का जो इशू आ रहा है, तो फिर आप लोग उनकी जो फीडिंग है उसके बारे में सोचें। क्योंकि अगर फीड के अंदर हाई एस्ट्रोजेनिक कंटेंट्स होंगे, एस्ट्रोजन की अमाउंट जो है वो फाइटोजेनिक एस्ट्रोजन ज़्यादा होंगे, तो उस कंडीशन में भी जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस करते हैं। बच्चेदानी के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर के जानवरों में जो बच्चेदानी का बाहर आना है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, उसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में या बच्चादानी के बाहर निकल आने की जो सबसे मेन वजह जो है वो यूट्राइन इनर्शिया है कि जानवर की जो बच्चादानी है उसके अंदर अगर टोन ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर एक जो मसल्स के अंदर ताकत होती है, टोन होता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो बच्चादानी जस्ट लाइक एक फ्लैसिड ऑर्गन की तरह हो जाती है और उसका एक हिस्सा बच्चादानी का इन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि अक्सर जानवरों में, ज़्यादातर भैंसों के अंदर
सोने के बाद, डिलीवरी के बाद उनमें सूतक का बुखार हो जाता है। जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है जानवर में, उसके खून के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो उसको हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, सूतक का बुखार हो जाता है। तो जब जानवर को सूतक का बुखार होता है तो उसकी जो बच्चादानी है वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाती है, उसके अंदर ताकत ख़त्म हो जाती है, तो जानवर बैठ जाता है और जानवर के बैठने की वजह से जानवर जो है वो ज़ोर लगाता है। तो हल्का सा भी जब जानवर ज़ोर लगाता है, स्ट्रेनिंग करता है, तो उस कंडीशन में जानवर की जो बच्चादानी है वो बाहर को सिरक जाती है और बच्चादानी मुंह से होती हुई बाहर वजाना के थ्रू बाहर आ जाती है, जिसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कह देते हैं। दूसरे नंबर पर अगर जानवर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है सोने के दौरान, बच्चा देने के दौरान, उसकी जो बर्थ कनाल है, जो उसका रास्ता है बच्चेदानी का जिसके ज़रिए से बच्चा बाहर आता है, उसमें कोई ज़ख्म हो जाता है तो जानवर को कांस्टेंट एक दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है और उस इरिटेशन की वजह से जानवर बार बार ज़ोर लगाना शुरू कर देता है। तो उस ज़ोर लगाने की वजह से भी जब जानवर के ओजर का प्रेशर जो है वो पेट का प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो बच्चादानी को बाहर फेंक देता है। तो एक तो ये वजह होती है कि जानवर अगर स्ट्रेनिंग करता है, बार बार जोर लगाता है, तो वो जानवर भी बच्चादानी बाहर निकाल लेते हैं, उनमें भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है। तीसरे नंबर पर अगर जानवर को टिम्पनी या ब्लोट हो जाता है, जानवर के जो ओजर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है या फोम भर जाती है, जो कि इस एरिया के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब जानवर बच्चा देता है, जानवर को सुआ लगता है या जानवर बच्चा देता है, तो बच्चा देने के बाद जानवर को अक्सर औकात वो दाने और गुड़ मिलाकर काफ़ी सारा डाल देते हैं, तो जो बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप सडनली जानवर की अचानक से उसकी डाइट चेंज करेंगे या उसको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा देंगे तो उसको रिवनल एसिडोसिस हो जाती है, जिसके नतीजे में जानवर की जो ओजर है उसके अंदर फोम बन जाती है, उसको टिम्पनी या ब्लोट हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी जानवर का एब्डोमिनल प्रेशर, जो पेट का प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओजर के अंदर गैस भरने की वजह से जानवर की बच्चादानी जो है वो बाहर को सिरकना शुरू हो जाती है और वो मुतराके से होती हुई जानवर की जो वजाइनल एरिया है उससे होती हुई बाहर आ जाती है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस एरिया के अंदर अक्सर लोग जो है वो जानवर जब बच्चा देता है तो जेर फेंकने के लिए उसको दाने वगैरह डाल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुड़ वगैरह डाल देते हैं, तो जानवर में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ओजर के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो जो हाईली सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जानवर के अंदर एसिडिटी का, रिवनल एसिडोसिस का प्रॉब्लम करते हैं, जो कि अल्टीमेटली जानवर के ओजर के अंदर गैस का और टिम्पनी का बायस बनती है और जानवर प्रोलैप्स का शिकार हो जाता है। चौथे नंबर पर अगर जानवर का जो बच्चा है वो आसानी से बाहर नहीं आता और असिस्टेड पार्चुरेशन है या उसको डिस्टोकिया हो गया, डिफ़िकल्ट बर्थ है, जानवर का बच्चा आप लोगों ने किसी डॉक्टर से या किसी बंदे ने जानवर का जो बच्चा है वो बाहर निकाला है, हाथ डालकर निकाला है, तो अक्सर औकात ट्रैक्शन करते हैं, जानवर के बच्चे को खींचते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर, जो कि एक इनअप्रोप्रिएट तरीके के साथ करते हैं, तो जानवर की जो बच्चादानी का रास्ता है, बर्थ कनाल है, उसमें ज़ख्म आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करता है, बार बार ज़ोर लगाता है, क्योंकि जानवर को दर्द होता है तो बार बार ज़ोर लगाता है। बार बार जोर लगाने की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है और जानवर की बच्चादानी बाहर आ जाती है। पाँचवें नंबर पर अगर जानवर ने जेर नहीं फेंकी, तो जो जेर है उसके क्रंकल्स और कॉटिलिडन्स बच्चादानी के अंदर जुड़े हुए हैं, तो जानवर जेर फेंकने के लिए भी स्ट्रेनिंग करता है, बार बार जोर लगाता है, तो उस कंडीशन में भी जानवर की जो बच्चादानी है वो जेर के साथ ही बाहर आ जाती है, तो उसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है। छठे नंबर पर अगर एक फॉर्म के ऊपर या अगर एक एरिया में बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं यूट्रस के प्रोलैप्स के, एक आउटब्रेक की फॉर्म के अंदर, एक वबा की सूरत में अगर केसेस आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को उसकी जो उस एरिया की फीडिंग या उस फार्म की जो फीडिंग है उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर फीडिंग के अंदर हाई एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं तो उस वजह से भी जानवरों की जो बच्चादानी है उसमें बहुत ज़्यादा टोन आता है, हाइपर एक्टिव हो जाती है बच्चादानी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हरकत आने की वजह से जानवर प्रोलैप्स का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर जानवरों की खुराक नाकस है, उसमें
टॉक्सिन ज़्यादा हैं या उनकी फीडिंग के अंदर एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में भी जानवर बच्चादानी का प्रोलैप्स का शिकार हो जाते हैं। अब हम आपको एक प्रैक्टिकल केस दिखाते हैं कि जिसमें जानवर की जो बच्चादानी है वो बाहर आई हुई है, उसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हुआ है। तो आप लोगों ने इस तरह का जो केस है उसकी क्या क्या अलामतें होंगी और उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा कि अगर जानवर की बच्चादानी बाहर आ जाती है तो उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, वो जानवर बच सकता है नहीं बच सकता, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और ट्रीटमेंट का लेवल क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको केस की पिक्टोरियल एविडेंसेस वीडियोस के दौरान ही बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि आप लोगों के पास अगर एक प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का केस आता है तो आप लोगों ने क्या इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर उसको किस तरीके से अटेंड करना है। क्लिनिकल साइंस के अंदर आप लोग देख सकेंगे कि जानवर की जो बच्चादानी है वो पूरी की बाहर है, उसका एक या दोनों यूट्राइन हॉर्न्स बाहर पड़े होते हैं। तो ये देखें आप कि जानवर का जो उसकी बच्चादानी वो सर्विक्स से होती हुई विजाना से होती हुई बाहर सारी आ गई हुई है और पूरे का पूरा जो उसका बच्चादानी का मटेरियल है वो पूरी यूट्रस उसकी बाहर पड़ी हुई है। तो कुछ केसेस के अंदर जानवर की जो बच्चादानी है उसके ऊपर जो क्रंकल्स और कॉटिलेडन्स वो अटैच्ड होंगे और उसकी जो जेर है वो भी साथ में लटक रही होगी या उसकी जेर भी साथ में जुड़ी हुई होगी। तो ये सारी अलामात या क्लिनिकल साइंस आपको सामने नज़र आ रहे होंगे कि जानवर के जो बच्चेदानी है वो बाहर पड़ी है, उसके दोनों यूट्राइन हॉर्न्स या एक यूट्राइन हॉर्न बाहर पड़ा हुआ और उसकी पूरी की पूरी यूट्रस बाहर पड़ी हुई है। अब आप जानवर की जो बच्चेदानी बाहर आई हुई है उसको रिड्यूस कैसे करेंगे कि उसको बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ आप लोग पहले सफाई करके साफ़ करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर वॉश करके उसके साथ वॉश करके आप लोग पहले जो बॉडी ऑफ यूट्रस है उसको थोड़ा सा जो वल्वर लिप्स हैं विजाना है उसके अंदर लेकर जाएंगे और आप लोग देख सकते हैं कि जो एक असिस्टेंट है उसने नीचे से जो यूट्रस है उसको पकड़ा हुआ है, वो साथ में असिस्ट कर रहा है। और आप लोग क्या करेंगे कि जो उसका यूट्राइन हॉर्न इन्वर्ट होकर बाहर आ गया हुआ है उसको मुक्का बनाकर, बिल्कुल मुक्का बनाकर, नाखून नहीं लगने चाहिए, मुक्का बनाकर उसको साथ साथ जिस ट्रैक के साथ वो बाहर आया है उसी रास्ते के साथ उसको उस ट्रैक के ज़रिए अंदर करें। अंदर करने से पहले, उसको रिड्यूस करने से पहले अगर जानवर का छोटा पेशाब यूरिन रुका हुआ है, जैसे इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हमने उसकी यूट्रस को ऊपर किया, उसको अंदर करने की कोशिश की और वो जानवर यूरिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर उसका छोटा पेशाब रुका हुआ है तो पहले उसको सारा उसका जो छोटा पेशाब ब्लैडर के अंदर मौजूद है उसको बाहर निकालें, उसको यूरिनेट करवाएं। जब यूरिनेशन हो जाएगी तो ब्लैडर का साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाएगा और बहुत कम जोर लगेगा और जानवर का जो यूट्रस का प्रोलैप्स है उसको आसानी के साथ आप अंदर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर जो बच्चादानी है, यूट्रस है, उसका कलर जो है वो डिसकलर्ड है, वो साइनोसिस की वजह से थोड़ा सा उसका ब्लूइश कलर हो चुका हुआ है। ये जानवर का जब प्रोलैप्स ज़्यादा देर के लिए बाहर रहता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाती है, वो सख्त हो जाता है और उसकी जो बच्चादानी का कलर है वो भी नीला हो जाता है या साइनोसिस होने की वजह से उसका कलर डिसकलर्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि जानवर की जो बच्चादानी है उसकी कंडीशन कैसी है, उसका कलर किस तरह का है, वो कितनी देर से बाहर पड़ी हुई है और केस हैंडल करने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने केस करते वक्त, इस चीज़ का केस स्टार्ट करते वक्त आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को इमेजिन कर लेना है कि ये केस करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो अब क्योंकि ये थोड़ा सा डिलेड केस था तो इसमें बच्चादानी का जो सर्विक्स है वो थोड़ी सी क्लोज हो गई हुई थी, तो इसको बहुत धीरे धीरे आप लोग, नाखून नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल भी आप लोग ज़ोर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मुक्का बनाकर उसको अंदर लेके जाना है। पहले उसका जो यूट्राइन हॉर्न्स है उसको अंदर करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा मटेरियल जो है उसको अंदर धकेल देना है। तो क्योंकि ये जानवर जो था ये हाइपोकैल्सीमिक था, इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई थी, तो जानवर लेट गया हुआ है।
जानवर की बच्चेदानी को रिड्यूस करने के बाद क्योंकि इस जानवर में थोड़ा सा ब्लड का भी इशू नज़र आ रहा था, तो उसके अंदर हमने उसको बच्चेदानी के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसकी जो खून की नालियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमने उसके अंदर बर्फ़ का टुकड़ा, एक बर्फ़ का ब्लॉक भी रखा है। तो जैसे ही हमने जानवर का प्रोलैप्स जो है वो रिड्यूस किया, जानवर ने यूरिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रोलैप्स के अंदर जानवर की बच्चेदानी एवर्ट होकर बाहर आ जाती है, तो जो उसका ब्लैडर है बच्चेदानी का जो छोटे पेशाब वाली थैली का सुराख है वो भी एवर्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो पेशाब बंद हो जाता है। क्योंकि इस जानवर में हाइपोकैल्सीमिया हो गया हुआ था, उसको सीवियर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो उस वजह से जानवर लेट गया था और फ्लैसिडिटी होने की वजह से बच्चेदानी के अंदर टोन ना होने की वजह से जानवर ने स्ट्रेनिंग की और उसकी बच्चेदानी बाहर आ गई। तो प्रोलैप्स को रिड्यूस करने के बाद फ़ौरन हमने उसको कैल्शियम की थेरेपी स्टार्ट की है, ताकि जानवर को हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन से बाहर निकाला जाए और उसको ठीक किया जा सके। तो जैसे ही जानवर की जो कैल्शियम की कमी है, उसकी जो हाइपोकैल्सीमिया करेक्ट होता है, सूतक का मसला हल होता है, तो जानवर जो है वो होश में आ जाता है। वो ये देखें कि आप जानवर को देख सकते हैं कि जानवर उसी टाइम जो है आधे घंटे के अंदर अंदर वो खड़ा हो गया और जानवर ने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोग उसी टाइम ही डिसाइड करेंगे कि जानवर को शौक है क्या चीज़ है, जानवर को ट्रीटमेंट देने से पहले आप लोग उसका प्रोग्नोसिस जो है वो ज़रूर मालिक को बता दें कि इस केस का आउटकम क्या होगा। अब जो प्रोग्नोसिस है वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जानवर को जो प्रॉब्लम है वो उसको कितनी ड्यूरेशन हो गई है, कितनी देर हो गई हुई है पीछा बाहर निकाले हुए। दूसरे नंबर पर जानवर की जो बच्चेदानी है वो कितनी डैमेज हो चुकी है, उसके अंदर कंटेमिनेशन कितनी है। तीसरे नंबर पर जानवर की जो कंडीशन है वो क्या है, वो जानवर सीवियर शॉक के अंदर तो नहीं चला गया हुआ। अगर सीवियर शॉक के अंदर है जानवर तो इस तरह के पेशेंट की भी जल्दी डेथ हो जाती है। तो चौथे नंबर पर जो उसकी पोजीशन है उसकी असेसिबिलिटी भी आप देख लेंगे कि जानवर की पोजीशन है, आप उसको ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं करेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने केस हैंडल करने से पहले फार्मर जो है उसको बतानी है, ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके जानवर की जो आउटकम है वो क्या है। तो आप लोग जैसे ही प्रोलैप्स के केस की कॉल रिसीव करते हैं, मालिक आपको कॉल करता है कि उसके जानवर का पीछा बाहर आ गया है, उसकी जो बच्चेदानी है वो बाहर आ गई है, तो आप लोग मालिक को एक एडवाइस जो है वो लाजमी और ज़रूरी तौर पर करें कि अगर जानवर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो उसका जो पोर्शन बाहर आया हुआ है बच्चेदानी का, उसको किसी साफ कपड़े के साथ, मॉइस्ट साफ कपड़े के साथ उसको रैप कर दे, उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि जानवर के जो प्रोलैप्स है उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। उसको कपड़े के अंदर रैप कर दे और उसको वेट रखे, ठीक है, ड्राई ना होने दे, क्योंकि अगर ड्राई होगा तो उसके अंदर सख्ती आ जाएगी, तो वो भी एक डैमेज को वल्नरेबल कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में भी जानवर का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। अब हमने उसकी जानवर की जो कंडीशन थी उसको हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन करेक्ट की है, उसको कैल्शियम थेरेपी किया, तो जानवर बिल्कुल उसी टाइम 15-20 मिनट के अंदर खड़ा हो गया। तो अब उसको हम ट्रस लगा रहे हैं, उसको रस्सी लगा रहे हैं, ताकि जानवर दोबारा से इस कंडीशन में दोबारा से मुब्तला ना हो जाए, वो दोबारा से प्रोलैप्स ना निकाले। तो 2 से 3 दिन के लिए आप लोग उसको लाजमी तौर पर ट्रस लगा दें, ताकि जानवर अगर स्ट्रेनिंग करता भी है, इन केस अगर उसकी बच्चेदानी के अंदर कोई ज़ख्म है, कोई लैसिरेशन है, कंटेमिनेशन है हल्की फुल्की, तो जानवर जोर लगाता है तो बच्चेदानी दोबारा बाहर ना आए। आप लोग देख सकते हैं कि हमने यूं ही उसका हाइपोकैल्सीमिया करेक्ट किया है, तो जानवर ने उसी टाइम जो है वो खड़ा हो गया और वो उसी टाइम खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो जानवर के मालिक हैं वो खुश हैं कि उनके जानवर की जान जो है वो टाइमली बच गई है। अब आप लोग जानवर को जो ट्रस लगाने का, जो रस्सी लगाने का तरीका है वो भी देख लें कि आप लोग पहले जानवर की जो गर्दन है उसके अंदर एक रस्सी डालकर उसको ऊपर नॉट लगाकर वो रस्सी जो है जानवर की अगली टांगों से
अगली टांगों के अंदर से बाहर लेके आएंगे, फिर एक नोट लगाएंगे, वही रस्सी फिर आप जानवर का जो लंबा रीजन है उसके ऊपर लाकर एक नॉट लगाएंगे, एक गांठ उधर लगाएंगे। तो ये जी अल्लाह का शुक्र है हम टाइम पे पहुंच गए हैं। तो बफलो का प्रोलैप्स जो है वो भी टाइमली हमने रिड्यूस कर दिया। उसके बाद इसकी असल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई थी, इसको 3 बोतलें जो है ना कैल्शियम की लगाई हैं, तो फिर जाके ये दोबारा खड़ी हुई है। तो अब अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल फिट है, खड़ी है, चारा शारा खाना स्टार्ट कर दिया है। अब इस पेशेंट के साथ एक और भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हुई कि जैसे ही उसने खाना स्टार्ट किया तो जानवर को सवीर टिम्पनी होगी और उसको ओजर के अंदर हवा भर गई। तो अगर आप लोगों के पास टिम्पनी के लिए कोई मेडिसिन नहीं अवेलेबल और कोई चीज़ आप लोगों के पास नहीं है, तो जो एक सादा सा एक कुलिया है, एक सादा सा टोटका है कि आप लोग एक छोटी सी लकड़ी लेकर जानवर के मुंह के अंदर डालकर उसको दोनों साइडों से जानवर के सींगों के पीछे बांध दें। तो जानवर बार बार जुबान हिलाता है और सलाइवा पैदा होता है। तो जो सलाइवा जानवर के ओजर के अंदर जाता है, उसकी रेमन के अंदर जाता है और उसकी जो गैस है उसको ख़त्म करता है। जानवर बार बार इरेक्टेशन करता है, डकार लेता है, जुबान हिलाता है, उसका सलाइवा, उसका थूक जो है वो उसके ओजर के अंदर जाता है और जानवर की जो टिम्पनी है उसका अफारा ख़त्म हो जाता है। जब आप लोगों को एक यूट्रस के प्रोलैप्स के केस की कॉल आती है तो आप लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों ने किस सीक्वेंस के साथ उस केस को हैंडल करना है। सबसे पहले तो आप उस जानवर की कंडीशन देखेंगे कि अगर तो जानवर बहुत ज़्यादा शॉक के अंदर है और सवियर डैमेज है और जानवर बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया हुआ है और उसकी ट्रीटमेंट अफोर्डेबल नहीं है या इकोनॉमिकल नहीं है या उसकी ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, तो आप लोग फार्मर को पहले बता दें कि इस जानवर की ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप लोग इस कंडीशन को निगलेक्ट कर लें कि जानवर को हाइपोकैल्सीमिया तो नहीं है, उसको सूतक का मसला तो नहीं है। अगर उसको सूतक का बुखार है साथ में, तो फिर आप अगर पेशेंट को सूतक का बुखार है, उसको मिल्क फीवर है, हाइपोकैल्सीमिया है, तो फिर आप लोग उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे। वरना अगर जानवर बहुत ज़्यादा शॉक के अंदर चला गया हुआ है और सवियरली अफेक्टेड है, तो इस तरह के पेशेंट की ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एट द एंड कुछ देर के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। दूसरे नंबर पर आप जानवर की पोजीशन देखेंगे कि जानवर की जो पोजीशन है वो ट्रीटमेंट के काबिल है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर जानवर का जो आगे वाला हिस्सा है, उसका एंटीरियर हिस्सा जो है वो नीचा होना चाहिए और उसका जो पोस्टीरियर हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है जहाँ उसकी पिछली टांगें हैं, वो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, जानवर को टिल्ट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप आसानी के साथ जो प्रोलैप्स है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर जानवर की जो पोजीशन है उसको भी देखना है। अगर जानवर मूवमेंट के काबिल है तो उसको मूव करके उसकी पोजीशन करेक्ट करें, पहले ट्रीटमेंट करने से पहले करेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप लोग बार बार जोर लगाते रहें, प्रोलैप्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते रहें, उसको अंदर करने की कोशिश करते रहें और जानवर उसी टाइम उसको बाहर निकाल दे। तो इस तरीके से जानवर की भी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होगी और आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होगी। तो दूसरे नंबर पर जानवर की जो पोजीशन है उसको देखना है। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि जानवर को, क्योंकि प्रोलैप्स जब रिड्यूस करते हैं तो जानवर के लिए एक पेनफुल कंडीशन होती है, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको हाथ लगाने से पहले उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो लाजमी एडमिनिस्टर करना है। उसकी जो टेल है उसके अंदर सुन करने वाला इंजेक्शन जो है, ज़ाइलोकेन इंजेक्शन, वो लाजमी लगाना है ताकि जानवर को प्रोलैप्स रिड्यूस करते हुए कम से कम दर्द हो। चौथे नंबर पर आप लोगों ने जानवर की जो पोजीशन है उसको करेक्ट करना है। पोजीशन देखो, आपने जानवर की जो पोजीशन है उसको करेक्ट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि जो बंदा केस को हैंडल कर रहा है
वो अपने लिए कौन सा मेथड जो है वो उसको आसान समझता है। अगर तो पेशेंट खड़ा है तो आप लोग उसको खड़े खड़े उसका पेशेंट का जो प्रोलैप्स है उसको बच्चादानी को अंदर कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन द कॉक का मतलब है कि आप लोग उसकी जो अगली टांगे हैं वो नीची जगह पर करें और पिछली टांगे जो हैं वो ऊंची जगह पर करें, ताकि उसका जो एब्डोमेन का प्रेशर है, उसके जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, मिसाल के तौर पर ओजर है, उसकी अंतड़ियाँ हैं, वो उन सारी चीज़ों का प्रेशर जानवर की मुंह वाली साइड पे हो, अगली साइड पे हो, और जानवर बार बार पीछे को ज़्यादा जोर ना लगा सके और आप लोग आसानी के साथ उसकी जो बच्चेदानी है वो बाहर से अंदर रिड्यूस कर दें। तो पोजीशन द को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जानवर खड़ा है तो उसकी अगली टांगे जो हैं वो एक गड्ढे में कर लें, नीचे कर लें। अगर जानवर लेटा हुआ है तो उसको एक मेथड है जिसको न्यूजीलैंड मेथड कहते हैं कि आप लोग जानवर की जो दोनों, अगर तो सरफेस बिल्कुल बराबर है, ज़मीन बिल्कुल बराबर है और ऊंची और नीची जगह अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग क्या करें कि जानवर की जो पिछली टांगे हैं, पहले एक टांग और फिर उसको साइड टर्न करके दूसरी टांग, दोनों टांगे पीछे खींच ले और जो जॉइंट्स हैं वो नीचे लग जाएंगे, तो जानवर की जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो कम हो जाएगा और आप उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठकर आसानी से उसका जो प्रोलैप्स है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस मेथड को न्यूजीलैंड मेथड कहते हैं और ये डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर या जो पैरावेट स्टाफ का बंदा केस को हैंडल कर रहा है वो कौन से मेथड को आसानी के साथ अडॉप्ट कर सकता है और कौन सा मेथड ज़्यादा फिजिबल हो सकता है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर पे भी डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें जानवर की कंडीशन पे भी डिपेंड करती हैं कि वो कौन सी कंडीशन को बियर कर सकता है। अगर जानवर खड़ा नहीं हो सकता तो उसको मूव नहीं कर सकते आप लोग, तो फिर आप लोग एक डिफरेंट मेथड यूज़ करोगे। अगर जानवर खड़ा हो सकता है तो उसके लिए आप एक डिफरेंट मेथड यूज़ करोगे। तो पोजीशन दी कॉज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग केस को हैंडल करने से पहले, एनेस्थीसिया लगाने के बाद जानवर की जो पोजीशन है उसको पहले करेक्ट कर लें, ताकि कम से कम एग्जर्शन हो दोनों के लिए, एक डॉक्टर के लिए भी और दूसरे पेशेंट के लिए भी। 5वें नंबर पर आपने जो जानवर की यूट्रस है, उसकी बच्चादानी है, उसके ऊपर जो भी मवाद लगा हुआ है उसको साफ़ करना है। मिसाल के तौर पर जानवर बैठा होता है तो उसके जो बच्चादानी बाहर निकली होती है उसके ऊपर गोबर लगा होता है, या उसके अंदर जो जानवर की जेर है वो साथ में उसके लटकी हुई है, जुड़ी हुई है, तो आप उसको साफ़ करें, जेर को अलग करें। अगर आसानी के साथ जेर अलग हो रही है तो उसको करें, और अगर उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको साथ से ट्रिम कर दें, कट कर दें। ये सफाई जो है बच्चेदानी को अंदर करने से पहले, उसको रिड्यूस करने से पहले जो उसकी जो सफाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो बच्चेदानी तो आप अंदर कर देंगे उसकी, लेकिन उसमें जो ट्राइन इन्फेक्शन हो जाएगा, मेट्राइटिस हो जाएगी, पेरीमेट्राइटिस हो जाएगी, वो भी एक डेंजरस कंडीशन होती है, तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप जानवर की जो बच्चेदानी के ऊपर गंद वगैरह लगा हुआ है, गोबर लगा हुआ है, कंटेमिनेशन हुई है, उन सारी चीज़ों को साफ़ करें। और माइल्ड सा एंटीसेप्टिक जो है, जो पिंकी है, KMNO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट, उसका 1:1000 रेशो के साथ सोल्यूशन बनाकर उसको अच्छे तरीके से वॉश करें, और उसके बाद आप उसकी जो बच्चेदानी है उसको रिड्यूस करें। इसके बाद आप लोग जानवर की बच्चादानी जो है उसको अच्छे तरीके के साथ एग्जामिन करेंगे। अगर उसके ऊपर कोई कट आ गया हुआ है, कोई लेसिरेशन है, तो आप उसको एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल जो है कैटगट के साथ या वाइक्रल के साथ उसको स्टिचिंग कर दें, ताकि वो ज़ख़म जो है उसके क्लोज हो जाए और जल्दी के साथ उसकी हीलिंग हो जाए। अब एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो जानवर की जो बच्चादानी बाहर आई होती है उसका साइज़ रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट तरीक़ों के साथ। कुछ लोग ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो शुगर सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है वो यूज़ करते हैं, कुछ लोग कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन है उसके ऊपर नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, या कोई ऐसी चीज़, कोई भी साल्ट डालते हैं ताकि उसके अंदर से जो पानी है वो जज़ब होकर बाहर आ जाए और उसकी बच्चेदानी का साइज़ कम हो जाए। तो ये एक कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर उसकी बच्चेदानी का साइज़ है भी और बहुत ज़्यादा अडीमा नहीं है, वो फट नहीं रही, तो आप लोगों को साइज़ रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उसका साइज़ रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो उसका बच्चेदानी का मुंह भी और साथ साथ उसका जो प्रोलैप्स वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, वो सख्त होता जाता है। तो
जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो फिर उस चीज़ को रिड्यूस करने में आप लोगों को मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं रहती, वो सख्त होना शुरू हो जाती है बच्चेदानी उसकी, तो वो उसका टीयर आने का या फटने का ज़्यादा खदशा होता है। तो इस तरह की ये काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग पहले उसका साल्ट डालकर, नमक डालकर या उसको ऊपर चीनी डालकर उसका जो है वो साइज़ छोटा करने की कोशिश करें। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एमरजेंसी कंडीशन है। तो आप लोगों को मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम अचीव करना है कि आप लोगों ने थोड़े से थोड़े टाइम के अंदर कम से कम पेन के साथ जानवर को इस कंडीशन से बचाना है, उसकी जान छुड़ानी है। नेक्स्ट के आप लोग जानवर की बच्चेदानी जो है, जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, जो बच्चेदानी बाहर आई हुई है, उसको अंदर कैसे करेंगे। तो इसका आसान से आसान तरीका ये है कि पहले तो आपने जानवर की मूवमेंट कंट्रोल करनी है, क्योंकि दोनों चीज़ों की एग्जर्शन नहीं होनी चाहिए, ना ही डॉक्टर की और ना ही पेशेंट की। तो बच्चेदानी को साफ़ करने के बाद अगर उसके ऊपर कोई लेसिरेशन है, वूंड है, कोई टीयर आ गया, फट गया, उसको सिलाई करने के बाद, सारा कुछ रिपेयर करने के बाद आप लोग उसको अंदर करेंगे। तो बच्चेदानी को रिड्यूस करने के लिए, उसको अंदर धकेलने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सर्विक्स वाला पार्ट है, जो बॉडी ऑफ यूट्रस है, जो सर्विक्स से बिल्कुल साथ अटैच्ड हिस्सा है, सबसे पहले आप उसको बच्चेदानी के जो उसकी जो वेजाइना है उसके अंदर ले जाएं। तो उसको अंदर ले जाने के बाद आप, ये एक बहुत टेक्निकल काम है कि क्योंकि बच्चेदानी एक गुलाफ की शक्ल होती है, तो वो जैसे गुलाफ बाहर आता है उसको वैसे ही आपने अंदर करना है। तो जो यूट्रस की जो हॉर्न्स हैं, उसके हॉर्न्स की जो टिप है उसके अंदर आप अपनी मुट्ठी डालें और उस मुट्ठी को साथ में लेते जाएं, सर्विक्स के अंदर से गुजार कर उसको वापस उसी तरीके के साथ लेकर जाना है। आप लोगों ने जिस तरह ये इवर्शन हुई है, आपने उसको दोबारा रिवर्ट करना है कि उसी पोजीशन के अंदर वापस अंदर लेकर जाना है। तो इसके लिए यूट्रस जो है, जो बच्चेदानी है, उसको जो उसकी वेजाइना का जो मुतराके का लेवल है उसकी सतह से थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि वो आसानी के साथ अंदर जा सके। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर बच्चेदानी की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, उस डिस्कलर्ड हो चुकी हुई है, नेक्रोसिस या उसको ब्लड की जो सप्लाई कम होकर साइनोसिस होना शुरू हो गया है, उसकी बॉडी डेड होना शुरू हो गया है, तो उस पर कम से कम ज़ोर लगाएं ताकि बच्चेदानी जो है वो फट ना जाए, उसके अंदर कोई टीयर ना आ जाए। तो बहुत ही एहतियात के साथ ये पॉइंट आपने करना है। बच्चेदानी को रिड्यूस करते वक्त आप एक या दो लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं। उसमें आप प्लास्टिक के बैग के अंदर उसको उठा कर रखें ऊपर और साथ में उसको पुश करते जाएं, तो आप ये आसानी के साथ कर सकते हैं। जब बच्चेदानी आप अंदर कर देते हैं, उसका प्रोलैप्स रिड्यूस कर देते हैं, तो उसके बाद जानवर को जो उसकी पोजीशन है उससे आज़ाद करें और उसको इनकरेज करें कि जानवर जल्दी से जल्दी उठकर खड़ा हो जाए। तो अगर जानवर को हाइपोकैल्सीमिया है तो उसको कैल्शियम की थेरेपी आप लोग स्टार्ट कर दें। उसी टाइम यूँ ही जानवर को कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसकी पूरी होगी तो जानवर खड़ा हो जाएगा। तो अगर जानवर शॉक के अंदर है तो उसको शॉक की ट्रीटमेंट दें, साथ में उसको स्टीरॉइड्स दें और उसका जो फ्लूइड लॉस की वजह से शॉक हुआ है उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। तो जल्दी से जल्दी जानवर को उठाने की कोशिश करें और जानवर की जो बच्चेदानी है उसकी पोजीशन को अंदर करेक्ट कर दें ताकि जानवर बार बार स्ट्रेनिंग ना करे, बार बार जोर ना लगाए और ये कंडीशन दोबारा से ना हो। बच्चेदानी को रिड्यूस करने के बाद आप जानवर को 20 से 30 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लाजमी तौर पर यूज़ करें। ये 15 से 20 ml या 30 ml तक इसकी डोज बनती है। 20 ml तक आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लाजमी तौर पर यूज़ करें, क्योंकि ये बच्चेदानी की जो इन्वोल्यूशन है उसको अटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बच्चेदानी की जब इन्वोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाती है, उसका बच्चेदानी का मुंह भी बंद हो जाता है और उसका साइज़ भी छोटा हो जाता है, तो फिर जानवर दोबारा इस कंडीशन में नहीं आता, जानवर दोबारा से प्रोलैप्स नहीं करता। तो ये मेडिसिन आप उसको लाजमी इंजेक्ट करें। अब कुछ जानवरों के अंदर क्योंकि अगर डिस्टोकिया हुआ है और जानवर की जो बच्चेदानी है या विजाना के अंदर ज़ख़म आए हुए हैं, तो उस कंडीशन में जानवर स्ट्रेनिंग करता है, बार बार जोर लगाता है, तो खदशा होता है कि जानवर दोबारा से प्रोलैप्स करता है। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो जानवर की जो बाहर उसका वल्वा है
जो उसकी छोटे पेशाब वाली जगह है उस पर स्टिचिंग लगा देते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स के बकौल तो ये अच्छी चीज़ है और कुछ डॉक्टर्स इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। तो अगर जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग कर रहा है, बार बार ज़ोर लगा रहा है, तो आप लोग उसको स्टिच भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग फार्मर को गाइड करेंगे कि वो जानवर को लाइट सी डाइट दें और उसकी गुड नर्सिंग केयर करें। जानवर की जो है एक्सरसाइज वो जानवर को लाजमी करवाए और उसकी जो अगर उसको कैल्शियम की थेरापी का मसला है तो उसको बाद में भी कैल्शियम की थेरापी जो है वो जारी रखे। मिसाल के तौर पर अब मार्केट के अंदर बहुत सारी ओरल प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं कि आप लोग कैल्शियम की बोतल लेकर उसको पिला सकते हैं। तो वो लाजमी जानवर के मालिक को इन सारी चीज़ों के बारे में गाइड करें ताकि जानवर की जो कंडीशन है उसको जल्दी से जल्दी बेहतर किया जा सके। जानवर को 3 से 5 दिन के लिए लाजमी तौर पर एंटीबायोटिक का कवर दें ताकि उसकी बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन ना हो। और जैसा कि मैंने आपको एक पहले सेशन के अंदर जो रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स थी, जेर का रुक जाना और जेर के मसाइल जो थे, उस सेशन के अंदर भी बताया था कि आप लोग अगर जानवर को प्रोलैप्स हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने के बाद एक तो एंटीबायोटिक का कवर दें, ऑक्सीटोसिन दें और जानवर को ट्रस लगा दें, उसको रस्सी लगा दें और जानवर के मालिक को सारा गाइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 1-1.5 महीने के बाद जानवर को दोबारा हीट में आने से पहले आप जानवर की जो बच्चेदानी है उसमें इंट्रायूट्राइन थेरापी कर दें, उसके अंदर एंटीबायोटिक रख दें ताकि जानवर जब दोबारा हीट के अंदर आता है तो उसमें कोई रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम ना हो, वो जानवर पहली दफ़ा ही इंसेमिनेशन पर, पहली दफ़ा ही मलाई कराने पर प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके के साथ फार्मर को गाइड करनी है ताकि उसका इकोनॉमिकली ज़्यादा नुकसान भी ना हो और दूसरे नंबर पर जो जानवर की वेलफेयर है उसका भी ख्याल रखा जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा क्योंकि आज के सेशन में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रियल में एक एमरजेंसी कंडीशन होती है कि जानवर की बच्चेदानी बाहर आ जाती है। तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो जल्दी में बहुत सारी गलतियां भी कर लेते हैं कि जानवर को वो जूतों के साथ जानवर की बच्चेदानी को अंदर करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपना बगैर हाथ धोए जानवर की बच्चेदानी को अंदर करने की कोशिश कर देते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही जानवर की बच्चेदानी को साफ़ किए बगैर, उस पर गोबर लगा होता है, ज़ख़म आए होते हैं और उस पर नीचे से मिट्टी रेत लगी होती है, तो वो इसी तरह जानवर की बच्चेदानी को रिड्यूस कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप उसकी सफाई नहीं करेंगे, उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ वॉश नहीं करेंगे और उसके ऊपर जो ज़ख़म हुए हैं उनको आप स्टिच नहीं करेंगे, उसके बाद ये काम नहीं करेंगे, बच्चेदानी को रिड्यूस नहीं करेंगे, तो जानवर बार बार ज़ोर लगाएगा और ज़ोर लगा कर उसकी जो बच्चेदानी है वो अंदर से और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी और वो जानवर उसकी एक आदत बन जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चेदानी के अंदर पस पड़ जाती है, पीप पड़ जाती है, तो वो जानवर ज़ाया हो जाता है, उसकी पूरी की पूरी लैक्टेशन जो है वो पूरे सुए का दूध ख़त्म हो जाता है। तो फिर इस तरह के जानवर को कोई रखने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आप लोग उसको चारा भी डालेंगे, उसको वंडा भी डालेंगे, लेकिन वो आपको प्रोडक्शन नहीं देगा और प्रोडक्शन ना देने के साथ साथ जानवर नेक्स्ट बच्चा देने के काबिल भी नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि डॉक्टर को बुलाने की बजाय आप लोग खुद ही से उस पर तजर्बे शुरू कर दें। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप लोग उसको प्रोटोकॉल के साथ सारी चीज़ें कर सकते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते तो फिर टाइमली और अच्छे डॉक्टर को कॉल करें और जल्दी से जल्दी केस को हैंडल करने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।